हेलो गाइस। सो अहिले चाहिँ हिजो हामीले केही भिडियोहरू बनाएको थियौँ, त्यसमा रियाक्ट गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ विशेष गरी नेपाल र इन्डियाको बिचमा जुन प्रब्लम थियो त्यसलाई रियाक्ट गरेको थिएँ। आज म यसलाई हिन्दीमा पनि अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्नेछु ताकि किनकि यो भिडियो इन्डियनहरूले नै हेरिरहेको छ। हिजो मैले कति कमेन्टहरू मेरो भिडियोमा आएको कारणले इन्डियनहरूले हेर्ने कारणले म हिन्दीमा पनि एक्सप्लेन गर्नेछु र यसले काहीँ न काहीँ कतै इन्डिया र नेपालको बिचको गलतफहमीहरूलाई रङ न्युजहरूलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट पुग्छ कि भनेर आश गरेको छु। र हाम्रो नेपालमा जुन खालको कार्य गर्नुभएको छ त्यसको लागि नेपाल सरकारले जुन खालको म्याप पब्लिक गरेर एकदम बहादुरी काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हृदयदेखि नै खुसी व्यक्त र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र प्लस हामीले जुन इंडियनहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। सो गाइज हम एक वीडियो जो रिएक्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, जो जिस पे क्या क्या रहा है इसकी सुनो और हम इस पे रिएक्ट करेगा, आप भी सुन लीजिए। और इसके बाद में आपको हिंदी में भी कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। अगर इसमें कुछ हमको अच्छा नहीं लगा, वो सही क्या है गलत क्या है, इसका हम सच बोलना बताना चाहता हूँ। तो हमारा वीडियो को आप भी शेयर कीजिए, देख लीजिए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज की बहस की वो आपको मैं फटाफट से बता देती हूँ। सवाल ये है कि भारत नेपाल के बीच टेंशन का चाइनीज कनेक्शन है। नेपाल का नया नक्शा मेड इन चाइना है। भारत नेपाल की दोस्ती में चीन की दीवार कहां से आ गई? दोस्ती का बॉर्डर पार क्यों कर रहा है नेपाल? नए नक्शे से नेपाल आखिर साबित क्या करना चाहता है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी बहस। लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में आपको फटाफट से मैं खबर बता देती हूँ। खबर यह है कि नेपाल ने देश का नया नक्शा जारी किया। नए नक्शे में भारत के क्षेत्रों को नेपाल में दिखाया गया। नेपाल ने उत्तराखंड के 3 इलाकों पर अपना दावा जताया। ये तीनों इलाके कौन कौन से हैं? ये इलाका है लिपुलेख, काला पानी, लिंगपियाधुरा। नेपाल के पीएम ओली ने कहा कि तीनों इलाकों पर नेपाल का हक है। भारत ने कहा नेपाल का नक्शा स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बदलाव के साथ नेपाल ने जारी किया है। तो मेरे साथ पैनल जुड़ चुका है, आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता है राजीव जेटली, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार, कर्नल रिटायर दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गोयल पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सुभ्रांश राय राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजीव जेटली, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि जब भारत ने कह दिया कि किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से ये नक्शा पूरी तरह से गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन उस पर नेपाल ये कहता है कि अगर भारत नाराज होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वक्त में इसके क्या मायने निकाले जाए? बहुत मैं इसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि दो भाई एक घर में रहते हैं और कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसको निजी फायदा उन दोनों के झगड़े से मिलता है या उनके मतभेद से मिलता है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर उनके बीच में कोई ना कोई मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाल, जिसको हम बार बार नेपाल कोट कर रहे हैं, नेपाल तो हमारा छोटा भाई है। नेपाल तो हमारे जो नेपाल के साथ संबंध है वो तो उल्लेखनीय है, वो तो सबको मालूम है कि सबसे मधुर संबंध है हमारे। हाँ, नेपाल के अंदर कोई राजनीतिक लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें माओवादियों का समर्थन प्राप्त हो और जिन्हें शायद सत्ता में गद्दी भी किसी और वजहों से मिली हो। जैसा पीछे कोट किया गया था कि किसी देश के राजदूत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्हें अपनी गद्दी दिलवाने के लिए। तो नेपाल की जो अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारत के साथ, भारत के फेवर में अपनी आवाज उठाती हैं। अगर उनके ओली साहब अभी आवाज उठा रहे हैं या कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं तो उसको हमें लगता है कि नेपाल की बयानबाजी नहीं करार देना चाहिए। नेपाल में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। हाँ, ये सरकार जरूर माओवादी समर्थित सरकार है और दूसरा जो देश है जो मतभेद पैदा करना चाहता है उसे नुकसान हो सकता है। वो एक फ्रंट पे हारता है तो दूसरे फ्रंट पे आ जाता है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की वजहों से अगर उसे कोई तकलीफ हो रही है तो उसका खामियाजा नेपाल नहीं उठाएगा। मुझे लगता है नेपाल का जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम है उस बात को बेहतर जानता है कि भारत नेपाल और नेपाल भारत एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। हम दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध हैं। हमारे देवी देवताएं नेपाल में हुए हैं, वो बड़े बड़े जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं वो सब नेपाल से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की गई है और उस डिस्प्यूट को बेहतर तरीके से समझा भी जा सकता है। हमारे आर्मी चीफ ने भी इस बात को रखा है कि जो तीसरा देश बार बार ये कोशिश कर रहा है उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। सुरेश गोयल सर, ये यूटर्न कैसे नेपाल लेता हुआ नजर आ रहा है? ये विवाद तो कई सालों से चलता आ रहा है। और रही बात, उसने लिपुलेख का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो मेरा इलाका है, हम किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब इस पर ये रोड बन रही थी इसके जरिए मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, तब तो ये इस तरह से विरोधी सुर नजर नहीं आया था और उद्घाटन के बाद से ही रवैया बदल गया। सुरेश गोयल सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, रविंद्र सचदेव, आपसे मेरा यही सवाल है, इस पर मैं चाहती हूं आप समझाएं। देखिए, दो बातें हैं। राजीव जी जो कह रहे हैं वो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, बट मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं कुछ पॉइंट्स को लेकर के कि वक्त बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, नेपाल की सिचुएशन बदल चुकी है। डेफिनेटली नेपाल हमारा छोटा भाई है, पर देखिए वो कंट्री, अब अगर आप भाई माने तो वो भाई बड़ा हो गया है, उसको दुनिया में अपना अस्तित्व बनाना है, राइट? दैट्स वन। सेकेंड बात ये हुई है, पिछले काफी वर्षों से नेपाल जो अभी तक भारत पे डिपेंडेंट था अपने इंपोर्ट्स के लिए, जो भी गुड्स आते थे कोलकाता के पोर्ट्स वगैरह से, अब नेपाल को एक्सेस समुद्र का मिल गया है चाइना के थ्रू भी। जो दीवार है ये भारत और नेपाल के बीच में, एक्चुअली चीन और नेपाल के बीच की फिजिकल दीवार गिरी है, जिसके चलते अब नेपाल को एक्सेस है चाइना का और चाइना के थ्रू चाइना के पोर्ट्स का। तो अब चाइना नेपाल में अगर इंपोर्ट होना है तो वो भारत पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको याद हो काफी वर्षों पहले हमने इनफैक्ट ब्लॉकेड कर दिया था और नेपाल के अंदर सामान नहीं जा पा रहा था क्योंकि कुछ डिस्प्यूट्स आ गई थी। तो ये सारा बैकग्राउंड है इस समय। पर एक बात और है,
नेपाल के साथ हमें एक आई थिंक मैच्योर सोल्यूशन पे आना है। अभी तो हम कह रहे हैं अपना पॉइंट रख रहे हैं अभी हम बस कि हम ये चाहते हैं, नेपाल अपना पॉइंट रख रहा है। और मैं एक और बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, ये बात केवल इस समय एक पॉलिटिकल लीडर की नहीं, नेपाल की। देखिए किसी भी देश में टेरिटरी बहुत इमोशनल इशू हो जाता है। तो इस समय जो खबरें आ रही है और क्लियर कट फैक्ट है कि नेपाल की मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन, पार्लियामेंट, कैबिनेट वगैरह सबका सब इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? दो कारण। एक तो उनको फिजिकल एक्सेस मिल गया है, उनका रेल लिंक चाइना से अब हो गया है, वो सारी चीजें, प्लस ऑफकोर्स चाइना उनको उकसा रहा है भारत से डिस्प्यूट्स क्रिएट करने में। ये सारा बैकग्राउंड रहा। मैं एक छोटा सा पॉइंट और कह रहा हूँ, देन आई फिनिश ऑफ। मेरे विचार से हमें एक क्रिएटिव सोल्यूशन सोचना चाहिए। हमें नेपाल और भारत की बाउंड्री में एक और चीज, ये सारा कुछ देव हिस्ट्री की है, कभी भी ये बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अब वक्त आ गया मेरे ख्याल से हमें एक मैच्योर अप्रोच लेनी चाहिए, जो कि मैं कहता हूं गार्डन्स ऑफ पीस। नेपाल कहता है वो इलाका उसका है, हम कहते हैं ये इलाका हमारा है। ये डिस्प्यूट चलती रहेगी। व्हाई नॉट कम टू अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग? अगर भाई है और इतने अच्छे हमारे मधुर रिलेशंस हैं, हम एग्री कर जाए दोनों देश मिलके मिलिट्री स्ट्रैटेजी को साथ में रखते हुए कि मानिए ये 2 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ना, आप कहते हैं आपका है, हम कहते हैं हमारा है। व्हाई नॉट इस 2 स्क्वायर किलोमीटर या 3 या जो भी एरिया, इसको हम एक गार्डन ऑफ पीस बना देते हैं बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। ओके, जिसमें आपके भी रहेंगे, हम भी एक तरह का नो मैन्स लैंड हो जाएगा। वो सारी लॉजिस्टिक्स कैन बी वर्कड आउट विद द मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, बट आई थिंक दैट्स अ क्लियर कट, दैट्स अ क्रिएटिव सॉल्यूशन आउट। नहीं तो हम कहते रहेंगे हमारा, नेपाल कहता रहेगा उनका, और इसके चलते नेपाल चीन के हाथों में चला जाएगा। आप देखना। ठीक रविंदर, आऊंगी आपके पास। सुरेश गोयल सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जिसका जिक्र रविंदर ने कहा कि अब हमें कोई क्रिएटिव स्टेप उठाने की जरूरत है, गार्डन ऑफ पीस की बात वो कर रहे थे, और दूसरी बात ये कि क्या हमें अब नेपाल की इस चेतावनी को मतलब इजीली नहीं लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने पूरे 40 साल के डिप्लोमेटिक करियर में मैं पहली बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सुन रहा हूँ कि जहाँ पर नेपाल भारत को बोल रहा है कि अगर आपको एतराज़ है तो ठीक है, एतराज़ रखिए आप, लेकिन ये हमारे नक्शे हैं। इससे पहले कभी भी पॉलिटिकली मैप पर उन्होंने इतना क्लियरली नहीं दिखाया। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैं उस एरिया में जा चुका हूँ 20 साल पहले, 1997 में, 96 में मैं कैलाश मानसरोवर में गया था। तो जिस टुकड़े के ऊपर ये जद्दोजहद हो रही है काला पानी का, तब भी वो भारत के पास था। भारत की वहाँ पर सेना की टुकड़ियाँ वहाँ पर थी, आईटीबीपी की, तब किसी को कोई एतराज़ नहीं था वहाँ पर। और वहीं हम उस रास्ते से होते हुए लिपुलेख तक गए थे। तीसरी चीज़ ये है कि काला पानी के अलावा अगर काला पानी को देख भी लिया जाए तो जो सिगोली की ट्रीटी रही 1805 की, उसमें खाली काला पानी की बात थी। लिपुलेख के ऊपर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं, अब वो भी शामिल हो गया है ये। और चौथी बात ये है कि ये सब चीज़ें मिला जुला करके हम चाहे कुछ भी कहें कि चीन भड़का रहा है या कोई भी है, चीन कह रहा है यूनिलैटरली नहीं होना चाहिए, नेपाल भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो भी वजह रही हो, लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि जो हम पहले सोच रहे कि नेपाल एक भारत का छोटा भाई है, छोटे तौर पर देखते थे, अब वो हम उसको नहीं देख सकते। नेपाल हमारे बराबरी के दर्जे पर है, उसको हमें बराबरी के दर्जे पर बात करनी होगी। और आखिरी मैं बात ये कहूँगा, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकलते रहेंगे जो भी है, लेकिन बातचीत से ही निकलेंगे। हमें जो आज कल हमने स्टेटमेंट दी है कि हम इस नक्शे को नहीं मानते हैं, एक फॉर्मल तौर पर बिल्कुल सही बात है, हमको कहना भी है ये, लेकिन एक हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि चाहे कोविड-19 चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, उनसे एक बातचीत शुरू करनी पड़ेगी ताकि ये मामला आगे ज्यादा ना बढ़े, वरना चीन इस मामले में घुस करके हमारे लिए और बड़ी परेशानी बन जाएगा। ठीक है, कर्नल दानवीर सिंह, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों के लिए आसान होगा समझना एक जानकारी के साथ। जैसा कि अभी सुरेश सर ने जिक्र किया कि उत्तराखंड के धारचूला इलाके से छूने वाली नेपाली सीमा से काला पानी इलाका जो है वो सटा हुआ है, और उत्तराखंड की नेपाल से 805 किलोमीटर सीमा लगती है और 344 किलोमीटर चीन से मिलती है। तो ये तो सीधा साफ बात है ना कि लिपुलेख को तो इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो ये उकसावे का स्टेटमेंट था जो नेपाल की तरफ से आया, दरअसल दीवार तो चीन की है। देखिए, ये सारे इस पूरे खेल के पीछे चाइना है, और जो ये लिपुलेख पास की बात हो रही है, अगर इसको हम अनऑक्यूपाइड रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि चाइना के लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा, वॉक थ्रू हो जाएगा आपके पिथौरागढ़ और इस पूरे कुमाऊं रीजन के अंदर। तो उसको रोकने के लिए हमें लिपुलेख पास को ऑक्यूपाई करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अगर हमने उत्तरांचल की डिफेंसेस की बात अगर हम कर रहे हैं। जहाँ तक इस पूरे इलाके को पीस पार्क बनाने का सवाल है, तो पीस पार्क इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अहम इलाका है, और इस पीस पार्क में अगर आपका बगीचा चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ ढह जाएगा एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न। जहाँ तक इस पूरे विवाद का सवाल है और नेपाल ने अभी ये चीज उठाई है, इसको आइसोलेशन में हमें नहीं देखना चाहिए। अप्रैल के महीने से, अप्रैल की शुरुआती दौर से इस प्रकार का संकेत आ रहे थे कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में थोड़ी तनातनी बढ़ रही है बॉर्डर को लेकर। उसका कारण ये है कि हमने जो बॉर्डर रोड्स हैं, जो इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा विकसित कर लिया है। और जो लद्दाख के अंदर जो हमारा जो टेंशन चल रहा है चाइना के साथ, वो इसी बात को लेकर है कि हमने गलवान
रीजन में अपनी जो रोड है वो बिल्कुल आगे तक बना दी है। वही काम हमने डेमचौक में कर दिया है। और चाइना वॉज ऑलमोस्ट टेकन बाय सरप्राइज जब हमने बोला कि लिपू लेक तक हमारी जो रोड बन गई है और हमने इसको इनॉग्रेट कर दिया। तो चाइना जो है काफी परेशान हो गया। और चाइना ने अपनी जो उसकी जो माओइस्ट सरकार है, आप ये कभी मत भूलिए कि नेपाल में एक कम्युनिस्ट सरकार है, उसको शह दी है, उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसको बोला है कि अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि नेपाल के प्रति जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो भी स्वर आए हैं वो बिल्कुल उचित आए हैं। उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इफ यू आस्क मी, हमें एक तरीके से इग्नोर करना चाहिए और उसको ज्यादा तरजीह नहीं। सर, अगर इसको वेट एंड वॉच करें तो ठीक होगा ना, इग्नोर से बेहतर। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, वो करना चाहिए। वेट एंड वॉच अगर कहें तो ठीक होगा, क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी इसी बात को लेकर तो चर्चा थी कि इग्नोरेंस इसलिए वाजिब नहीं होगा क्योंकि हम ये जानते हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन है। इग्नोर का मतलब ये है कि आप उस चीज को इतनी भारी तरजीह ना दे जाए कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट सेक्रेटरी लेवल पर दे दिया आपने, बस उसको आप छोड़ दिए। बाकी आप नीचे लेवल पे ग्राउंड पर करते रहिए और कांटेक्ट करिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चलाइए। ओके सर, मैं आऊंगी। सुभ्रांश राय जुड़ चुके हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुभ्रांश, बात ठीक है कि अगर नेपाल इस तरह से अपने सुर बदलता है, ये वही नेपाल है जो तारीफों के कसीदे पढ़ता था कि जितनी मदद भारत करता है उतना कोई और पड़ोसी देश नहीं करता, और हाथों हाथ छोटे भाई की तरह भारत ने हमेशा हमें प्यार दिया है। लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट आ जाना कि हम अपना इलाका किसी को देंगे नहीं और भारत की किसी भी नाराजगी से हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तो सोचने वाला विषय हुआ। फिर श्रीमती जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ढेर सारी श्रद्धांजलि और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं देश के भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए, जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर क्रांति दिया था और डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी थी। यही बात मैं याद रखूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के साथ हमारा व्यक्तिगत धार्मिक और आस्था का भी लगाव है। नेपाल जो है वो हमारे राजा श्री रामचंद्र की ससुराल है, मां जानकी का घर है, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत, समस्या और चैलेंज ये आ गया है कि ये जो आज की मोदी सरकार है ना, इसका किसी के साथ भी विदेश नीति ठीक नहीं रहा। चलिए पाकिस्तान को तो मान लेते हैं कि वो पहले से ही बदमाश है, हर बात पर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। कम से कम नेपाल तो हमारी विचारधारा के साथ था। ऐसा क्या हुआ कि नेपाल जैसे एक राष्ट्र को, जिसका हमारे साथ भाई वाला संबंध, रिश्तेदार वाला संबंध और छोटे बड़े का संबंध, वो भी आज हम जैसी बातें कर रहा है? कोई तो कारण रहा होगा। इस बात को थोड़ी गंभीरता से सोचिए कि एक ही एकमात्र हिंदू राष्ट्र है पूरे देश, पूरे विश्व में। अच्छा। और उसके साथ भी हम अपने आप को हिंदू धर्मार्थ कहने की कोशिश करते हैं। आप ये कह रहे हैं सुभ्रांश राय, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली। मैंने जब आपका परिचय करवाया तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परिचय करवाते हुए मुझे उम्मीद थी कि आज आप कुछ ऐसी बात करेंगे, क्योंकि जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सरलता से वो दर्शकों को समझा रहे हैं कि असल में मुद्दा क्या है और इस पर क्या हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ, आपका मतलब ये है कि इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है, गलती भारत की है? जी नहीं, चाइना का रोल है। तो गाइस, हामीले न्युज हेरेर यसमा मलाई केही कुराहरू हिन्दीमा भन्नमा लाग्यो, जुन हिन्दी इन्डियन साथीहरूले नि यो च्यानललाई हेरेर कमेन्टहरू गरेको अवस्थामा देखेर मैले हिन्दीमा केही भन्न चाहन्छु जुन इंडियन दोस्तहरूलाई। सो इंडियन भाई लोग, अगर आप ये चैनल को देख रहे हैं तो मेरे हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो नेपाल का बारे में आपका जो इंडिया में जो इंडियन का जो नेता लोग क्या रहा है और जो इंडिया का न्यूज़ एंकर लोग अभी आप देख रहे हैं, जिस अपोजिशन पार्टी ने आप लोगों को वास्तविक बातों को जो निकालना चाह रहे हैं उसका उधर ही दबा के रखना चाहता है वो लोग। जो हम नेपाल तरफ से जो मुद्दा उठाना चाहते हैं उसका भी अभी भी बोला वो कि उसका दबा के रखे, इधर इग्नोर कीजिए या तो वेट एंड वॉच कीजिए, बोला ऐसे बात कर रहे हैं वो लोग। तो आप देखिए, नेपाल जनता और इंडिया का जनता जो है वो एक तरह का भाई पहले से रहा है और एक बहुत अच्छा रिश्ता रहते रहा है और बहुत ही बाद में भी रहेगा और सबके लिए ये अच्छा होगा। हम भी चाहते हैं कि सब मिल के रहे, अच्छा रहे, लेकिन जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है जो उसकी जो सच बात को बाहर आने का नहीं दे रहा है भाई। और हमारा जो नेपाल ने जो दावा किया है कि नेपाल का देश का जो ज़मीन है ये बात सच है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि नेपाल के पास इसका पूरी तरह सबूत है, इसीलिए नेपाल ने ये किया है, ऐसे पागल जैसे नहीं किया है। तो आपको ये बात समझना चाहिए। दूसरा बात है कि इसमें जो एंकर ने अभी पूछा है कि नेपाल ने ये बात क्यों अभी निकाला, इससे पहले क्यों नहीं निकाला, इस बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सच बात ये है कि नेपाल पहले क्या था, जो इंडिया का जिस दबाव में रहता था, क्योंकि नेपाल के पास जो इनपुट एक्सेस जो वो नहीं था, सिर्फ भारत पे डिपेंड था। उसके बाद हम भाई के नाम पे भारत नेपाल को बहुत दबाते रहता था, ये बात सच है। लेकिन अभी जो है अभी जो अच्छा करके नेपाल में कुछ एक्सेस नया जो इंडिपेंडेंट हो गया, जिस भारत पे एक्सेस जो डिपेंड था वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो हमारा अपना फ़ायदा का बात है। तो इसमें आप लोग जलने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होने वाला है, एक दिन होने वाला है। तो अभी जो हम है किसी चाइना का बात नहीं सुन रहे, किसी चाइना के कहने पे हम नहीं चल रहे, और हम ऐसा देश है जो किसी का दबाव में नहीं चलने वाला है। शायद पहले जो था हमारा नेपाल भारत के नीचे चलता था, भारत
भारत का कहने से चलता था, लेकिन अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी जो देश नेपाल का जो राजनीति है वो जनता का राजनीति है, जनता का जो गवर्नमेंट है, सरकार जनता के कहने पे चलता है। तो नेपाल जनता कभी भी ये नहीं चाहता है कि किसी देश की वहाँ पे इन्वॉल्व हो, किसी देश के कहने पे चले। लेकिन इसीलिए हम एक बात साफ करना चाहता हूँ कि चाइना जो है उसका बात हम नहीं सुनेंगे और ना ही किसी देश का बात हम सुनेंगे। आप जो भी बात कर रहा है, जिस जगह का आपको अपना जो सिक्योरिटी का बात कर रहा है, जिस जगह पे अगर हम नेपाल ले लिया तो चाइना खा लेगा और चाइना के इसकी वजह से भारत पे दबाव कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। हम किसी चाइना से मिल नहीं सकता है और हम किसी के मिल के हम भारत से इस तरह का बेईमान कर नहीं सकते। ये हम एक यंग स्टार, हम नेपाल जनता से आपको मैसेज इंडिया का जो जनता के लिए देना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। जिस बात को आपका गवर्नमेंट जो छुपाना चाहता है, आपका जो मीडिया लोग ने सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप कैसे पहुंचेगा? तो सोशल मीडिया के जरिए पर इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग समझ सकता है कि नेपाल को लोग क्या चाहता है, नेपाल का लोग सच में क्या है। नेपाल का लोग ऐसे बुरा नहीं है कि इंडिया का बुरा चाहता है, नेपाल लोग अच्छा चाहते हैं, भाई भाई चाहते हैं, मेरा बहुत दोस्त है, अच्छा लगता है। लेकिन बात जहाँ आता है जो गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल जो पार्टी का लोग जो करता है उसके फायदे के लिए करता है, बात सच है। लेकिन वो लोग जो कर रहा है वो नेपाल को इसी जो बोल रहा है कि ऐसे नेपाल में जो फायदा के लिए, पार्टी फायदा के लिए कर रहा है, ये बहुत गलत है। नेपाल अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल जनता का कहने से चल रहा है। नेपाल में मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से जो नेपाल का जो ज़मीन है वो पूरी तरह से नेपाल का ज़मीन दावा किया है वो नेपाल का ही है। किसी तरह से पूरी तरह नेपाल का पास उसकी सबूत है, अगर चाहे तो हम दिखा सकते हैं, नेपाल गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए तो वो ऐसा कर रहा है। लेकिन इंडिया का जो न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं वो न्यूज़ ने बिल्कुल आपको देखे बिल्कुल भी वो बात को जो दबाना चाहता है, जिस बात से इंडिया जनता को पता हो कि सच में नेपाल का ज़मीन इंडिया ने खा रहा है, इंडिया ने कुछ नेपाल पे दबा के रख रहा है। इस पर अगर आपको इंडिया लोग जो है उसने पता चल गया तो मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए जो अभी जो न्यूज़ एंकर लोग भी बहुत गलत न्यूज़ फैला रहा है ना, जो नेता लोग को बात को नहीं सुनिए, आप लोग समझिए बात को, हम ये आशा करता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो गाइस, इसलिए मैं नेपाल में जो हो रहा है अभी प्रॉब्लम इंडिया नेपाल का, इसमें रिएक्ट करते रहूँगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई बहन, हम सब लोग एक मिल के रहने से अच्छा होगा। हम किसी भी चाइना से मिल के इंडिया का धोखा देने वाला, बेईमान करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हम जनता की तरफ से आपको कह रहा हूँ, ये सच बात है, हम अपने दिल से कह रहा हूँ। तो मानिए भाई साहब, आप लोगों को जो भी कहना है, जो भी करना है, हम जनता मिल के कहना पड़ेगा। जो अभी जो रहा है सिचुएशन, तो एंकर लोग न्यूज़ ने भी इस तरह का जो हरकत किया है हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये वीडियो में नहीं देखना चाहता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि इसमें पूरी तरह से न्यूज़ जो फैक है, ये फैक न्यूज़ देखने से कोई फायदा है नहीं। तो जहाँ तक कि नेपाल में जो चाइना के प्रभाव है, नेपाल चाइना पे कहने पे चलता है, ये बिल्कुल गलत है। नेपाल बिल्कुल स्वतंत्र अपना हिसाब से चल रहा है, जनता का कहने पे चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। तो जहाँ तक इंडिया की सिक्योरिटी की बात है, नेपाल ने कभी भी चाइना से मिलकर इंडिया से धोखा नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल हम गारंटी ले सकता हूँ भाई। तो इसीलिए आप लोग सच बात क्या है इसमें भरोसा कीजिए। तो हम भी यही भरोसा करूँगा, अच्छा होगा। फिलहाल तो गाइस, अभी म नेपाल में बोल्दा हूँ। तो यो थियो इन्डियाको लागि एउटा मैले छोटो मेसेज पनि छोडेको छु, जुन किनकि नेपाल इन्डिया बिचको जुन प्रब्लम छ, त्यहाँको न्युजहरूले जुन एकदम फ्याक न्युजहरू चाहिँ देखाइरहेको, जी न्युज जस्तो, जुन जी न्युज भनेको एकदमै धेरै नेसनल च्यानलहरू त्यहाँको, त्यसलाई यस्तो खालको जुन त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूले जुन खालको विश्लेषणहरू एकदमै गलत दिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले जुन खालको जनतासँग जुन एउटा एक्सप्लेनेसन र जुन जानकारी राख्नु नै पर्ने जरुरी देखिन्छ। र त्यही कारणले यो भिडियोलाई हामी कन्टिन्युस अर्को न्युजहरू पनि हामी अपडेट गर्ने नै छौँ। र यो भिडियोलाई शेयर गरियोस् ताकि इन्डियनहरूले पनि धेरैले देख्न सकोस्। हाम्रो जुन नेपालको बारेमा, वास्तविक नेपालमा के चलिरहेछ यो देखाएको छैन। वास्तविक नेपालको कुराहरू नभनिकन अर्कै कुराहरू भनिरहेछ। जहाँ तक नेपाल छ, नेपालले किन चाहिँ पहिला नै जुन यिनीहरूले पहिला चाहिँ केही नभने अहिले यो मुद्दा किन उठ्यो भन्ने कुरा छ। यो मुद्दा यस्तो होला सायद किनकि पहिला नेपाल थियो जुन इन्डियासँग डिपेन्ड थियो, पुरो इनपुट एक्सेस पुरो इन्डियामा डिपेन्ड थियो। त भर्खरै मात्रै हामीले हालचाल चाइनाहरूसँग इनपुट एक्सेसहरू सम्झौता गरेपछि नेपाल अलिकति आफूमा स्वतन्त्र छ, जुन भारतको दबावमा बसेको छैन। यसै कारणले हामी आफू छाती फुलाएर हिँड्नु पाएको छ, आफू खुसी गर्नु पाएको छ भन्दैमा भारतले यस्तो गर्नु कुनै पनि हालतमा पाउँदैन। यसले हामीले विरोध गर्नु नै पर्छ। अहिले जुन नेपाल केपी शर्मा ओली सरकारले जुन खालको कदम चाल्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकदमै खुसी छु र अझै पनि हाम्रो जमिनलाई चाँडोभन्दा चाँडो फिर्ता ल्याउन सकोस् भनेर मेरो एकदमै धेरै शुभकामना छ उहाँलाई। र केपी ओली सरकारले जुन खालको मेरो साथ र सपोर्ट रहने नै छु। विगतमा जति नै जुन कम्युनिस्ट पार्टीले जुन नेपालमा कति त्रुटिहरू, जति नै काण्डहरू कति सुनिरहेको छु म, त्यही पनि अहिले जुन केपी ओलीले जुन खालको कार्यहरू गर्दाखेरि मलाई कता कता राम्रो लागिरहेको छु। र यदि हाम्रो जमिनलाई इन्डियाबाट फिर्ता दिन सक्यो भने 100% अर्को भोट पनि म कम्युनिस्टलाई नै दिन्छु। तर त्यो भनेको पछि हेर्दै जाउँला, भोट कसलाई दिने नदिने भन्दा पनि अहिले भनेको हाम्रो प्रब्लम हाम्रो आफ्नो देशलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने विश्लेषण हो। त्यसै कारणले हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्दै गरौँ र अर्को पनि म भिडियोहरू रिएक्ट गर्ने नै छौँ। इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरूलाई रिएक्ट गर्नेछु र यो च्यानललाई शेयर गरी, लाइक गरी, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो के छ भनाइहरू राखिदिनुहोस्। फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ। बाई बाई।